Hello students, today we are discussing about the topic continuous charge distribution. ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है. ठीक है, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ती है. ठीक है, देखिए हमारा क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप अभी तक देखो तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे. जैसे कि मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में मैंने आपको यह बताया कि कूलम्स लॉ में होता क्या है कि दो चार्जेस अलग अलग जगह पे रखे होते हैं. यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. मैंने दो चार्जेस लिए और दोनों चार्जेस को अलग अलग जगह पे रख दिया. देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैं क्या करता था, फोर्स फाइंड करता था. ये हमारा क्या होता था, दिस इज नोन एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या था, यहाँ पे भाई मान लो मैं यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ूं, तो मैं कहूं कि भाई यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा है, यहाँ पर Q3 चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज कोई भी पॉइंट है. तो ये सभी का सभी क्या होता है, दिस इज नोन एज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. ये सबका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. तो मतलब मैंने कूलम्स लॉ जो पढ़ा वो मैंने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, और मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने पढ़ा वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा. अभी मुझे यहां पर ये फाइंड करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सिंपली वी कैन से दैट कि जैसे किसी वायर में करंट का फ्लो होना. ठीक है, पूरा का पूरा सरफेस में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी क्यूबिकल सरफेस में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नोन एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग चार्जेस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं. और कंटिन्यूअस क्या होता है, एक साथ जब चार्जेस का फ्लो हो रहा हो. जैसे कि मैं कहूं कि सपोज वी हैव अ वायर, हमारे पास कोई एक वायर है, उस वायर में कंटिन्यूअसली अ लॉट ऑफ चार्जेस is flowing in this wire, then we can say that this distribution is known as a continuous distribution. ठीक है, हमारे पास जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट नंबर होता है यहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट नंबर. ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और थर्ड नंबर है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर किसी एक वायर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नोन एज अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग उसी को कह सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर किसी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. और किसी क्यूबिकल सरफेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि लीनियर चार्ज के केस में क्या होता है, सरफेस चार्ज के केस में क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहां पर लीनियर चार्ज में क्या होता है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, व्हेन द चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वायर और इन अ कंडक्टर और इन अ लीनियर सरफेस, or we can say that in a linear wire, then we can say that is known as a line charge distribution. ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि मैं इसमें आपको दिखा सकता हूं कि सपोज वी हैव अ प्लेन, मैंने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है. यहाँ पर मेरे पास कोई एक वायर है और इस पूरे वायर में, इस वायर की लेंथ मैंने मान ली है कि यहाँ पर इस वायर की टोटल जो लेंथ है, इस लेंथ विल बी n. ठीक है, और इसमें जो टोटल चार्ज है ना इस वायर का टोटल चार्ज Q है. ठीक है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमें किसी भी चीज के बारे में स्टडी करनी हो तो हम लोग पूरे
वायर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पूरी की पूरी चीज के बारे में एक साथ स्टडी नहीं करते, उसमें से हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं और उस एलिमेंट के बारे में पहले स्टडी करते हैं और फिर होल के लिए हम लोग समेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग सभी टुकड़ों को अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं या हम लोग उसको इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक L लेंथ का वायर लिया, उसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लो मैंने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी dl। इस छोटे से टुकड़े का जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया उसकी लेंथ कितनी हो गई, वो हमारी dl हो गई, ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या मान लिया मैंने, r मान लिया, ठीक है। यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें से चार्ज इन L लेंथ वायर वो कितना है, पूरी जो हमारा पूरा वायर है जिसकी लेंथ हमने L सपोज की हुई है, इस L लेंथ वाले वायर में जो चार्ज है वो कितना है, Q है, ठीक है। अब यही अगर मैं चार्ज कंसीडर कर लूं, चार्ज इन यूनिट लेंथ वायर, अगर मैं यहां पर यूनिट लेंथ वायर में अगर मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड करूं तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ वाले वायर में चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई L जितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यूनिट लेंथ वायर में चार्ज कितना हो गया, Q बाई L हो गया, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस लैम्डा इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम लोग अभी इसको इतना ही डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L एंड लैम्डा इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। कभी कभी होता क्या है कि अगर मैंने बोला कि भाई इस पूरे वायर की वजह से यहां पर कोई एक चार्ज दूसरा रखा हुआ है, दिस इज Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई इस पूरे वायर की वजह से इस Q नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंपली वी कैन से दैट इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर r डैश है और इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है, पता कर लेते हैं भाई। नाउ चार्ज इन dl एलिमेंट, इस dl एलिमेंट में कितना चार्ज है, तो आप कह सकते हो भाई आपको पता है यूनिट लेंथ में Q बाई L है, तो dl में कितना हो जाएगा, इसमें dl का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन दिस इज Q बाई L एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dl, ठीक है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब ये छोटे से एलिमेंट की वजह से चार्ज है, तो यहां पर dq इज इक्वल टू Q बाई L की जगह पे कितना हो जाएगा, लैम्डा और इनटू में dl, दिस इज द चार्ज व्हिच विल बी जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। अभी मुझे क्या करना है, यहां पर अभी मुझे फाइंड करना है कि इस चार्ज की वजह से यहां पर फोर्स कितना लगेगा। ये मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यहां पर अगर कोई पॉइंट P होता तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते थे यहां पर। तो देखो यहां पर इस dq चार्ज की वजह से इस q नॉट पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है कि इसके थ्रू लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मिलने वाला जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू dF, और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज कितना है, एक चार्ज है Q नॉट, दूसरा चार्ज है dQ, और अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r डैश माइनस में r होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोई भी एक यूनिट वेक्टर रख लेते हैं, दैट इज मान लो मैंने यूनिट वेक्टर r रख लिया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और यहां पर कितना हुआ Q नॉट, और dQ की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डॉट में dl, और अपॉन में r डैश माइनस में r होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू हो गई, किसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब अगर मैं पूरा फोर्स फाइंड करना चाहूं तो पूरा फोर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, पूरे वायर की वजह से फोर्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें से डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, समेशन, मींस समेशन ऑफ डी ऑफ जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट का टोटल फोर्स प्रोड्यूस होगा उन सबको हम लोग सुपरपोज्ड कर देंगे, सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि टोटल फोर्स इस वायर से इस क्यू नॉट चार्ज पर कितना लगा। तो आप ऐसे कह सकते हो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ यहां पर हो जाएगा क्यू नॉट लेमडा dl बाई में कितना हो जाएगा r डैश माइनस r का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर में कितना हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फोर्स मिल गया, भाई ये फोर्स कैसा होगा, आपका वेक्टर के फॉर्म में होगा। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये क्यू नॉट हट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन लेमडा dl अपॉन में r डैश माइनस में r का होल स्क्वायर है यूनिट वेक्टर r हो जाएगा। आप चाहो तो इस समेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं किसी भी वायर की वजह से कितनी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किसी पॉइंट P पर, या किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, आप इसके थ्रू फाइंड कर सकते हो। जो मेन चीज है वो है इसका फॉर्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q by L, मींस लैम्डा इज इक्वल टू Q by L। ये हमारी क्या हो गई, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, लाइन के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, सरफेस चार्ज ले लेते हैं। सिंपली वी कैन से दैट, यहां पर मैंने क्या ले लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहां पर कोई एक सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास कोई सरफेस हो गई, इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, इस पूरी सरफेस का एरिया A है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरी सरफेस पे चार्ज कितना है, इस पूरी सरफेस पे चार्ज है Q। ठीक है, तो यहां पर वही चीज, यहां पर लेंथ की जगह पे हम लोग क्या करने लगेंगे, चार्ज इन, हम लोग इसको पूरा दिखा सकते हैं। अभी क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से, मतलब हमें क्या फाइंड करना है यहां पर, किसी भी सरफेस की वजह से आपका इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इस Q नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या ले लिया है, एक A एरिया का सरफेस ले लिया है और उस पर टोटल चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग किसी भी बड़ी चीज के बारे में स्टडी करने जाते हैं तो उसके पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। इसका छोटा सा एलिमेंट कितना हो गया, dA हो गया। सेम प्रोसेस है तीनों का, मतलब लीनियर चार्ज का, सरफेस चार्ज का और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के तीनों सेम हैं। सिर्फ लीनियर चार्ज में लेंथ कंसीडर करते हैं, सरफेस चार्ज में एरिया कंसीडर करते हैं एंड वॉल्यूम चार्ज में वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यहां पे वही चीज, चार्ज इन ए एरिया सरफेस, चार्ज इन ए एरिया दैट इज इक्वल टू Q। अभी यहां पर क्या करेंगे हम लोग, चार्ज इन यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, दैट इज इक्वल टू dQ इज इक्वल टू Q बाई A हो जाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट एरिया में चार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सिग्मा क्या कहलाता है, इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आगे की प्रोसेस सेम आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने लीनियर के लिए बताया था। ठीक है, अभी इसी में हम लोग का थर्ड टॉपिक है, ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड टॉपिक है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, यहां पे वही सेम चीज, मान लो मैंने क्या ले लिया, यहां पर सपोज वी हैव अ प्लेन, ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। मान लो मैंने क्या लिया, कोई एक सरफेस कंसीडर कर ली, मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस हो गई,
इसका वॉल्यूम कितना है v है और इस पे चार्ज कितना है q चार्ज है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो कि क्यूबिकल है और इसका वॉल्यूम कितना हुआ dv हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r है। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर मान लो मुझे p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r डैश, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी r डैश माइनस में r हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। सेम प्रोसेस इसके लिए भी, चार्ज इन v वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है दैट इज q, यहां पर कितना हो जाएगा चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीनियर चार्ज लैम्डा से और सरफेस चार्ज सिग्मा से, और यहां पर वॉल्यूम चार्ज या आपका रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर कितना हुआ q बाई v हो जाएगा। और जहां पर रो क्या होता है, रो हमारा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारी हो गई, तीनों टॉपिक हो गए। अब इसके लिए अगर आपको फाइंड करना कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो मैं इसका वैसे सेम प्रोसेस है, बस आपको सिंबल्स चेंज करते जाने हैं। तो मैं इसमें बता दे रहा हूं भाई इसका कैसे होगा, वॉल्यूम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में ये वाला करवाया गया है, इसको मैं भी करवाया दे रहा हूं। आपको तीनों करना हो तीनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, देखो भाई ये हमारा क्या हुआ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया कि भाई पूरे में चार्ज कितना है q है, यूनिट में कितना है q बाई v है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक छोटे से एलिमेंट पे चार्ज फाइंड कर लेंगे और उस एलिमेंट के चार्ज से इस p पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फाइंड कर लेंगे। इसके बाद पूरी सरफेस के लिए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन का साइन यूज कर लो और चाहे आप सबको ऐड कर लो तो समेशन आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर कितना हुआ, नाउ चार्ज इन dv वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज हमारा हो जाएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dq इज इक्वल टू q बाई v, और यहां पर कितना हो जाएगा dv हो जाएगा, dq q बाई v की वैल्यू कितनी है दैट इज रो, और इनटू में कितना हो जाएगा dv हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से चार्ज कितना हुआ रो डॉट में dv जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहां पर ये हमें मिल गया, बस अभी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट पॉइंट P, तो कितनी हो जाएगी भाई, यहां पर E इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड dq, d की डिस्टेंस कितनी है r डैश माइनस r होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर में कुछ भी ले लेते हैं भाई, यूनिट वेक्टर r ले लिया मैंने। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हो उसको। अभी हमें क्या करना है, इसमें dq की वैल्यू रख देते हैं, dq की वैल्यू कितनी है यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू कितनी है रो डॉट में dv अपॉन में r डैश माइनस r होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर में r हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P। अभी अगर आपको पूरे इस सरफेस के लिए फाइंड करना है, नाउ ये किसके लिए होगा, स्मॉल सरफेस के लिए, तो dE हो जाएगा। नाउ फॉर होल सरफेस के लिए क्या करेंगे हम लोग भाई, पूरी सरफेस के लिए, तो यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू समेशन ऑफ में d, पूरी सरफेस के लिए हो जाएगा। तो यहां पर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर समेशन ऑफ रो dv अपॉन में r डैश माइनस r होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या रो dv अपॉन में r डैश माइनस r होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर r हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस
होल सरफेस या क्यूबिकल सरफेस एट पॉइंट P। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसके बाद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा पहले पढ़ा देना चाहिए था, पर मैंने इसको डायरेक्टली टॉपिक से रिलेट किया, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुक में बीच में दे दिया गया है। पर मैंने सोचा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज किस में होता है, गॉसियस लॉ में होता है, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियस लॉ और उसके एप्लीकेशन एक साथ कराऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसियस लॉ के बारे में देख लेते हैं, फिर कल हम लोग उसके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम एनी यूनिट एरिया which will be perpendicular to the which will be normal to the electric field lines, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से होकर के जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये भाई हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं इस एरिया को परपेंडिकुलर टू द सरफेस रख देता हूं, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और मैंने इसको कहां पर रखा है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास होंगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी को पैरेलल टू द सरफेस रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी मिनिमम, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ एनी परपेंडिकुलर प्लेन, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी प्लेन से पास होंगी, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस pass from unit area which is normal to the surface, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहां पर अगर मान लो हमारे पास कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अभी मैंने क्या किया, यहां पर कोई एक प्लेन रख दिया और ये इस प्लेन से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक प्लेन हो गया, ठीक। इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये प्लेन हमारा कैसे रखा हुआ है, ये प्लेन हमारा ये समथिंग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपकी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैक्सिमम पास होंगी, ठीक है। तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, और प्लेन की डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, प्लेन आपका ऐसे रखा हुआ है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
भाई आपका सरफेस ऐसा है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब आपका जो डेल एस होगा या डीए होगा वो पैरेलल टू द ई हो जाएगा, मतलब दोनों की ही डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, डेल एस से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे आप डी ए से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जब मैंने प्लेन ऐसे रखा तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो ऐसे ही थी, और हमारी एरिया की डायरेक्शन भी क्या हो गई, यही मिल गई, सेम मिल गई। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको पता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगी, और जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उस एरिया से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल टू ई डॉट में डेल एस, ये हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट में डेल एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे आप चाहो तो फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0, और इसमें कितना हो जाएगा, ई डॉट में डेल एस, डेल किस में चेंज हो जाएगा, डीएस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन फाई इज इक्वल टू, यहां पर ये छोटे से एलिमेंट के लिए कंसीडर करते हो, और इसी में अगर पूरे एलिमेंट के लिए कंसीडर करो तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, ये मान लो छोटे से एलिमेंट के लिए हुआ डी फाई, पूरे के लिए कितना हो जाएगा, पूरे के लिए समेशन ऑफ ई डॉट में डीएस हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू यहां पर लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0, और यहां पे समेशन ई डॉट में डेल एस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ई डॉट में डीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी फाई की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट में डीएस होता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, ये हमारा हो गया फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू एक छोटे से एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पास, दैट इज इक्वल टू ई डॉट में डेल एस, और यहां पर कितना हुआ, ये छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरे के लिए क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिमिट लेकर के हम लोग डेल को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो भाई, यहां पर अगर मैं देखूं ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया क्या है, एक दूसरे के, ये आपकी ई की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी डेल एस की डायरेक्शन हो गई। अब अगर मैं यही थोड़ा सा प्लेन टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा प्लेन को मैं क्या करूं, टिल्ट कर दूं, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वैसे ही जा रही हैं, लेकिन मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, इस प्लेन को मैंने थोड़ा सा झुका दिया। पहले प्लेन कैसा था, पहले प्लेन सीधा था, अभी प्लेन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो जब आप प्लेन को टिल्ट करोगे तो जो डेल एस की डायरेक्शन थी वो कहां पर आ गई, इधर आ गई। ई की डायरेक्शन तो अभी भी वही है भाई, तो अब ई की डायरेक्शन में डेल एस का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो पहले के कंपैरिजन में जो हमारा प्लेन है वो थीटा जितना घुमा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो डेल एस का कंपोनेंट है वो कितना है, डेल एस कॉस थीटा है। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो सकता है, अब हमारा ये कब है, जब हमने डायरेक्टली, मतलब प्लेन बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो हमें ये फॉर्मूला मिला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी प्लेन को ऐसे ना रख के थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएंगी। अब उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें यहां पर देखना है। तो ये हमारा जब प्लेन सीधा रखा था, ये पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। अब मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि अगर मैं प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि इसमें से इफ प्लेन इज tilt with एंगल थीटा, ठीक है।
अगर मैं एंगल थीटा से प्लेन को टिल्ट कर देता हूं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और प्लेन कैसा कंसीडर कर लिया है, मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया है, तो ये डेल एस की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, और इसकी डायरेक्शन थीटा एंगल के साथ ये कितना हो गया, डेल एस कॉस थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एरिया का कंपोनेंट है वो क्या है, लिख सकता हूं। अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट में डेल एस कॉस थीटा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डॉट में डेल एस हो जाएगी। चाहे आप ये यूज कर लो, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कितना हो जाएगा भाई, न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन कूलम माइनस 1 एंड मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास फ्रॉम एनी पर यूनिट एरिया व्हिच विल बी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे कैसे इसको हम लोग टिल्ट करके फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एंगल में अगर प्लेन जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉसियस लॉ। देखो भाई गॉसियस लॉ क्यों बनाया गया था, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अगर आपने देखा हो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने मतलब मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स फाइंड किया था, उसमें आपने देखा कि भाई Q1 से Q2 पे लगने वाला कितना फोर्स मिल रहा है, फिर Q3 से Q2 पे लगने वाला कितना फोर्स मिल रहा है, Q4 से Q2 पे लगने वाला कितना फोर्स मिल रहा है। मतलब उसमें करना क्या पड़ता था, आपको अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स अलग अलग करके फाइंड करना पड़ता था। तो गॉस ने ये बताया कि भाई हमें क्या करना है, किसी सिर्फ एक चार्ज का यूज करके, मतलब यहां पर सिर्फ एक स्टेप का यूज करके हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एक साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए गॉसियस ने एक लॉ दिया जिसका मैंने यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सपोज वी हैव अ क्लोज सरफेस और इस क्लोज सरफेस के सेंटर पॉइंट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो गॉसियस ने फाइंड करने के लिए अपना एक लॉ दिया। तो मैंने बताया कि भाई कोई एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के सेंटर पॉइंट पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये सेंटर पॉइंट हो गया, और उस क्लोज सरफेस का रेडियस मैंने r सपोज कर लिया है, तो इस q चार्ज की वजह से यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इस q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और भाई हमें पता है हमेशा जो एरिया की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपकी इसकी डायरेक्शन हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल एस या ds कर सकते हैं, ठीक है। तो गॉसियस लॉ में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो जो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स एक रेशियो के बराबर होता है, और वो रेशियो कितना होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर रखे चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए सभी चार्जेस के समेशन और परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बताया आपका गॉसियस ने। आपको पता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds होता है, इसके पहले ही मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया और फाई की वैल्यू मैंने ई डॉट ds प्रूव की, ठीक है। और यहां पर समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसने बताया, गॉसियस ने बताया, वो पूरा का पूरा यहां पर मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब ये प्रूव कैसे करना है कि भाई फाई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, उसे मैं अभी यहाँ पर प्रूव करूंगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये अपना डिफाइन करके लिख लेना गॉसियस लॉ के बारे में। अभी हम लोग इसका देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉसियस लॉ। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉसियस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉसियस लॉ कैसे प्रूफ करेंगे भाई इसको हम? ठीक है, देखते हैं। उसमें बताया गया था कोई भी जो चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे वो कहां पर होगा, किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर होगा। तो मैंने यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ली है, और उस स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और इसके सेंटर पॉइंट O पर मैंने एक चार्ज Q रख दिया है। ठीक है, अब इस चार्ज Q की वजह से इस स्फेरिकल सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको मैंने यहां पर E मान लिया है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट इज डेल एस, एंड यू नो दैट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो भाई कहीं पर भी आप ये ड्रॉ कर दोगे देन दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो E और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास हो गया। अभी मुझे यहां पर फाइंड करना है, यहां पर प्रूव करना है कि जो गॉस ने फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाइंड किया वो कैसे फाइंड किया। तो मैंने यहां पे सपोज वी हैव अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, जिसके सेंटर पॉइंट पे मैंने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, और उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r है, और वहां पर आपका जो है ना इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हुई है, और उसका जो है ना सरफेस एरिया कितना है, डेल S है। ठीक है, ये हमारा हो गया गॉसियस लॉ को अभी प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई आपको पता है जो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट में ds, E डॉट ds, और ये किसके लिए होता है, टोटल सरफेस के लिए होता है। ठीक है, E डॉट ds हो जाएगा। ओके, यहां पर वही है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो यहां पर फाई इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है यहां पे, इसमें से एक E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर कितना हो जाएगा, चार्ज Q है, डिस्टेंस r स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में, तो यहां पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, r हो जाएगा। अभी यहां पर ds है, ds किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब इस ds की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इस ds की वैल्यू हो जाएगी ds इनटू में यूनिट वेक्टर r हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा, ds इनटू में यूनिट वेक्टर r, ये हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि यहां पर r डॉट r कितना होता है, i डॉट i इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहां पर कितना हुआ, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या Q को बाहर निकाल लेते क्योंकि ये तो हमारे फिक्स कंपोनेंट है, इनका तो वेरिएशन होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r स्क्वायर, ये सब के सब बाहर निकाला है। ठीक है, यहां पर जो वेरिएशन होगा सिर्फ डेल एस का वेरिएशन होगा, एरिया का वेरिएशन होगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर दिया ds सरफेस एरिया। ठीक है, अभी इसमें अगर ओपन करो तो आपको पता है दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, इस पूरी वैल्यू की जगह पे रख दूंगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दिस स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब आपको पता है 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो यहां पर हमारे पास फाई की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई, और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, E डॉट में ds इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया गॉसियस लॉ का प्रूफ। बहुत ही नॉर्मल है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, फाई इज इक्वल टू हमने E डॉट ds रख दिया, E की जगह पे पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r रख दी। यहां पर जो ये ds था दिस इज इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो यहां पर
आर डॉट आर मिलकर के कितना हो गया 1 हो गया ना 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन ds हो जाएगा और आपको पता है इसका पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4π मतलब इसका मतलब इंटीग्रेशन मतलब ये होता है भाई अगर मैं इसमें ds कहूंगा तो एक छोटे से कंपोनेंट की बात करूंगा लेकिन जब मैं पूरा इंटीग्रेशन के साथ यूज करूंगा मतलब मैं पूरे के पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूं और इस पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा दैट इज 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर से ये 4πr स्क्वायर कट गया तो यहां पर बचा कितना q बाई एप्सिलॉन नॉट बचा तो ये हमारा गॉसियस लॉ प्रूव हो गया ठीक है। अभी इसमें से कुछ मेन चीजें हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। देखो भाई इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं जैसे आपको अभी मैंने बताया कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और या तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं E डॉट में ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है। देखो भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहला पॉइंट इसका ये गॉसियस लॉ के कुछ मेन टर्म्स है वो मैं आपको बता रहा हूं कि गॉसियस लॉ कहां पर एप्लीकेबल है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमने यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस ली हुई है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गॉसियस लॉ सिर्फ स्फेरिकल सरफेस पे ही वर्क करती है। गॉसियस लॉ किसी भी शेप वाले सरफेस पे वर्क करेगी किसी भी साइज वाले सरफेस पे वर्क करेगी पर वो सरफेस कैसी होनी चाहिए क्लोज सरफेस होनी चाहिए ठीक है। ये किस पे वर्क करता है क्लोज सरफेस पे वर्क करता है वो सरफेस हमारी कैसी होनी चाहिए क्लोज होनी चाहिए। तो पहला हमारा क्या होगा कहां पर वर्क करता है क्लोज्ड सरफेस पे वर्क करता है ये कहां पर वर्क करता है क्लोज्ड सरफेस पे ठीक है। उसका शेप और साइज पे वो डिपेंड नहीं करता है उसका शेप और साइज कुछ भी हो चलेगा ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमेशा गॉसियस लॉ जो होता है इसमें फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया पर इसमें q की जगह पे समेशन ऑफ q होता है जितने भी इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस रखे होंगे उन सभी चार्जेस का समेशन होता है। मतलब जैसे यहां पर q रखा है अगर मैं इसकी जगह पे q1 q2 रख देता यहाँ पर q2 रख देता यहाँ पर q3 रख देता तो यहाँ पर समेशन ऑफ q की जगह पे कितना आता q1 प्लस q2 प्लस q3 बाई में एप्सिलॉन नॉट ठीक है। मतलब यहाँ पर जो क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस रखे हैं उन सभी के समेशन के बराबर यहाँ पर q होता है वहां पर सिंगल q नहीं होता है वहां पर सभी चार्जेस का समेशन कर दिया जाता है जो चार्जेस हमारे कहां पर रखे हुए हों जो चार्जेस हमारे क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए हों। लेकिन इसी केस में मतलब कि यहां पर हम लोग क्या लेते हैं समेशन ऑफ चार्जेस लेते हैं जो इसके राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लेते हैं समेशन ऑफ चार्जेस लेते हैं ठीक है। और इसमें से थर्ड पॉइंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कंसीडर करते हैं ये मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सिर्फ इन्हीं चार्जेस के थ्रू कंसीडर करें जो क्लोज सरफेस के अंदर रखी हुई है वो हम लोग इन सभी चार्जेस को भी ले सकते हैं जो सरफेस के बाहर भी रखे हुए ठीक है। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है that electric field will be considered by the charges q1 q2 q3 q4 q5 सभी के सभी चार्जेस के थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन all charges which will be inside of the closed surface and which will be outside of the closed surface। फोर्थ ये है कि जहां पर हम लोग गॉसियस लॉ अप्लाई करते हैं ना उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मतलब हम लोग जहां पर ये गॉसियस लॉ जिस सरफेस पे अप्लाई करते हैं उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। मैंने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया इसके बाद मैंने गॉसियस लॉ के बारे में डिस्क्राइब किया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके गॉसियस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि आपके कई 2-3-4 एप्लीकेशन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए उन सभी के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच।